हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रोको इज़ ए फन लविंग इजी गोइंग फेलो। ही रेयरली गेट्स एंग्री और अपसेट एंड नेवर सीम्स टू बी इन ए रश। रोको वुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ए टाइप बी पर्सनैलिटी, एन ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रोवर्टेड टेम्परामेंट। रोको एक मज़ेदार आसान साथी है। वह शायद ही कभी गुस्सा या परेशान होता है और कभी हड़बड़ी में नहीं लगता। रोको सबसे अच्छा होने के रूप में वर्णित किया जाएगा। नियंत्रण का एक आंतरिक नियंत्रण रेखा, एक प्रकार का बी व्यक्तित्व, एक ओडिपस परिसर और एक अंतर्मुखी स्वभाव। जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी कि आपको ना मतलब जैसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है तो आपको उनकी इंग्लिश भी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टाइप बी पर्सनैलिटी के बारे में दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप बी पर्सनैलिटी भी कुछ होती है। मतलब आप जो मेन टर्म्स है आप उनको इंग्लिश में लर्न कर लीजिए और बाकी चीज़ें आप हिंदी में लर्न कीजिए, तो इससे आपको आसानी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ होती है या ऑप्शन गलत होते हैं तो जो इंग्लिश टर्म वाला होता है उसको हमेशा सही माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टाइप बी पर्सनैलिटी दिया हुआ है या ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, अगर इन्हें हिंदी में हम लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा एक टाइप बी पर्सनैलिटी या एक प्रकार का बी व्यक्तित्व। टाइप बी पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें कि जो आदमी होता है वो शांत स्वभाव का होता है, जल्दी से अपसेट नहीं होता है, रश में नहीं जाता है, मतलब इस तरह की उसके अंदर क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमिल वांट्स टू सी वेदर लिसनिंग टू मोजार्ट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ज्योमेट्री एग्जाम्स. It is most important that her experimental group consist of student who already listen to Mozart, student randomly assigned to listen to Mozart, student randomly assigned not to listening to Mozart, student who have already complete geometry. तमिल यह देखना चाहते हैं कि मोजार्ट को सुनने से ज़्यादा से ज्यामिति परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन से सुधार होगा या नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके प्रायोगिक समूह से मिलकर बने हैं जो छात्र मोजार्ट को पहले से सुनते हैं। छात्रों को बेतरतीब ढंग से मोजार्ट को सुनने के लिए असाइन किया गया है। छात्रों ने बेहतरीन ढंग से मोजार्ट को सुनने के लिए नहीं असाइन किया गया है जो छात्र पहले से ही ज्यामिति को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट रेंडमली असाइन टू लिसन टू मोजार्ट, या छात्रों को बेतरतीब ढंग से मोजार्ट को सुनने के लिए असाइन किया गया है। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के लिए अगर स्टूडेंट को रेंडमली असाइन किया जाता है तो वही एक बेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द टर्मिनल बटन्स ऑफ अनदर इज द नोड ऑफ रेनिवियर एक्सोन मेडुला साइनेप्स। बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। एक न्यूरॉन के डेंड्राइड और दूसरे के टर्मिनल बटन के बीच जगह है नोड ऑफ रेनिवियर या रणवीर का नोड, अक्षतंतु या एक्सोन, मज्जा या मेडुला और संधि या साइनेप्स। तो जल्दी से इसका आप आंसर बताइए। आंसर है साइनेप्स या संधि। Which of the following factor help most to explain the increasing rate of obesity in the United States over the last 100 years? The changing gene pool, the sedentary nature of modern jobs, the growth in population of the cities, the increase in the length of the workday. निम्नलिखित में से कौन सा कारक पिछले 100 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटापे की बढ़ती दर को समझने में मदद करता है? फर्स्ट इज बदलते जीन पहलू, सेकंड आधुनिक नौकरियों की गतिहीन प्रकृति, थर्ड शहरों की लोकप्रियता में वृद्धि, फोर्थ कार्य दिवस की लंबाई में वृद्धि। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। आंसर है द सेडेंटरी नेचर ऑफ मॉडर्न जॉब्स, आधुनिक नौकरियों की गतिहीन प्रगति। क्योंकि यही वो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है और इसी वजह से जो ओबेसिटी है यूनाइटेड स्टेट में पिछले 100 सालों से वो बढ़ रही है। लर्न टेस्ट एवर्सन जनरली रिजल्ट फ्रॉम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से पेइंग इनसाइट लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग। आमतौर पर मिलने वाले स्वाद में परिवर्तन सीखे जाते हैं। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, आकार देना,
अंतर्दृष्टि सीखना है शास्त्रीय कंडीशनिंग। ये भी बहुत ईजी सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे से काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय कंडीशनिंग। जो टेस्ट अवर्शन है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और उसके काफ़ी टाइम बाद भी, मतलब हमने मॉर्निंग में कोई चीज़ खाई और इवनिंग में भी हमें उसकी वजह से वॉमिट हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, तो एक तरह से हम उसके प्रति नकारात्मक जो हमारी मनोवृत्ति है उसको विकसित कर लेते हैं और फ्यूचर में इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है कि हम उस चीज़ को ना खाएं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद यूजिंग एल्गोरिदम्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, एक्सीलेंट रिकॉल एबिलिटी। रचनात्मकता सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है एल्गोरिदम का उपयोग करके विचलित सोच, कार्यात्मक स्थिरता, उत्कृष्ट याद करने की क्षमता। इन सब के बारे में मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इन टर्म्स को आप इंग्लिश में ही लर्न करें। आंसर है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये जो आपका क्वेश्चन हो जाता है ये पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साइकोलॉजी के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत बार इस तरह के लिंक पूछे जाते हैं। हमेशा आप याद रखना क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ट एक्सप्लेन वाई सम पीपल एंजॉय डेंजरस हॉबीज सच एज स्काई डाइविंग एंड बंगी जंपिंग। ड्राइव एंड डिडक्शन थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, अराउसल थ्योरी, सोशियो बायोलॉजी। प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा समझता है कि कुछ लोग स्काई ड्राइविंग और बंजी जंपिंग जैसे खतरनाक शौक का आनंद लेते हैं? ड्राइव कमी सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, प्रोत्साहन या इंसेंटिव, अराउसल सिद्धांत या अराउसल थ्योरी, समाजशास्त्र सिद्धांत या सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी। इसका आंसर होता है अराउसल थ्योरी या अराउसल सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है after finishing work on a big English project, Leon's room is a mess. His parents are furious and without letting him explain prohibit him from using his car or his cell phone for a month. Using this information, which parenting style are Leo parents most likely using? Authoritative, indulgent, neglectful and authoritarian। एक बड़ी परियोजना पर काम खत्म करने के बाद लियो का कमरा एक गड़बड़ है। उसके माता पिता उग्र हैं और उसे समझाए बिना उसे 1 महीने के लिए अपनी कार या सेल फोन का उपयोग करने से रोकते हैं। इस जानकारी का उपयोग करते हुए लियो के माता पिता किस पेरेंटिंग शैली का उपयोग कर रहे हैं? आधिकारिक, भोग, उपेक्षा या अधिनायक? हमारा आंसर हो जाता है ऑथोरिटेरियन या अधिनायक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शैली से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडा इज़ यूजुअली ए हार्ड वर्किंग फ्रिगल सिंगल मदर ऑफ 2 sometimes. However, she say her name is Mello, a pop star, and instead of working, she goes on spending spares at all boutiques. On other occasions, she has been known to say that she is a 8-year-old boy named Curtis. Candila's symptoms are most typically of conversion disorder, dissociative identity disorder, schizophrenia, post-traumatic stress disorder. कैलेंडा आमतौर पर एक मेहनती, मितव्ययी, कभी कभी 2 लोगों की एकल माँ होती है। हालांकि वे कहती है कि उसका नाम मिलो है, एक पॉप स्टार, और काम करने के बजाय वह स्थानीय बुटीक पर खर्च करती है। अन्य अवसरों पर वे कहती है कि वह कर्टिस नाम का एक 8 साल का लड़का है। कैलेंडा के लक्षण सबसे विशिष्ट हैं रूपांतरण हिस्ट्रिया, हदबंदी, पहचान विकृति, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या अभिघात के बाद तनाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन नेट में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये किसी भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर है हमारा डाइवर्जेंट आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर। इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि हिंदी में तो इसका नाम अजीब सा हो जाता है। शॉर्ट में हम इसको DID भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि यूजली एक पर्सन जो होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी विकसित हो जाती हैं, तो इसलिए इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोला गया। पहले इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते थे। तो इसमें आप देखिए कि उसने 3 तरह की पर्सनैलिटी अपने अंदर विकसित की हुई है। कैंडेला जो कि उसकी बेसिक पर्सनैलिटी है, उसके बाद वो एक पॉप स्टार मिलियो है,
और सबसे लास्ट में एक वो 8 साल का बच्चा भी है जिसका नाम है कर्टिस। तो इस तरह से उसके अंदर जो हुई है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर विकसित हुई है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज का लेसन कैसा लगा है, और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे और किस तरह से स्टडी करना चाहते हैं। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करना एक बेस्ट वे है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ नेट के अंदर ही नहीं, साइकोलॉजी से रिलेटेड अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, या एमए एमएससी के लिए आपके एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, और आपके अब तो ऐसा होने लगा है कि जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है या ग्रेजुएशन होती है उसके अंदर भी साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करेंगे।